आगाज में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले हैं। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले पुराने खत को मनसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल किया गया है, जबकि बगैर तहकीक सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हत्या अमेज मुहिम चलाई गई। इस पर बात करने के लिए अब्दुल्ला गुल तज्ज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस मामले पे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस निकले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक बात है। उसकी वजह यह है कि ये कुछ एक पीटीआई का एक वतीरा बन गया है कि जब भी कोई ऐसा उनके डिजाइन से हट के, यानी कि उनकी सीमा के खिलाफ बात होती है, तो वो उसके खिलाफ हर किस्म का जो है कैंपेन चलाते हैं। और सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग तो एक नॉर्मल सी बात बन गई। अब अदलिया जैसे मौजूद इदारे को आप जो है बाकायदा तनकीद कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी जिसकी टोटल मन गढ़ंत है, जिसके अंदर कोई सदाकत सच्चाई नहीं है। इसी तरीके से 9 मई जो है उसके अंदर आप देख लें कि किस तरीके से बाकायदा पाकिस्तान फौज के ऊपर हमला तक कर दिया गया। अब इसका मतलब यह है कि जो 16 तारीख को, 16 और 17 दिसंबर की रात को एक बाकायदा एक नया नैरेटिव जो है वो आता है पीटीआई की जानिब से। उसके सोशल मीडिया जो ट्रोलर्स हैं, जिनके अंदर मतलब सबको पता है कि वो जेबी अकाउंट से चलता है, वो इमरान अफजल राजा जो हैं वो चलाते हैं, इसी तरीके से उमर महमूद हयात चलाते हैं, दीगर बेतहाशा लोग जो है जिसके अंदर मुख्तलिफ टीवियों से जो है जुड़े हुए जो साबिका एंकर या उनके साथ जुड़े हुए रिपोर्टर वो चलाते हैं। मकसद ये है कि ये रात को, सर्दियों की रात है, रात 11:18 के ऊपर ये चीज सामने आती है जेबी अकाउंट से, और उसके बाद जो है वो बाकायदा इसको ट्वीट शुरू हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि सर्दियों की रात को जो है कौन इस टाइम पे जागा होता है, यानी कि ये एक बाकायदा डिजाइन से किया गया। अभी ये देखिए आपके जो टीवी स्क्रीन पे जिस तरीके से असद टूर हैं या आप औरिया मकबूल, मैं तो औरिया मकबूल साहब के ऊपर हैरान हूँ कि औरिया मकबूल जान साहब जो है उनका वेरीफाइड अकाउंट है, और वो उनको पता होना चाहिए, वो तो दीनदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सरकारी ओहदों पे फायज रहे हैं। उनको क्या तहकीकात नहीं करनी चाहिए? क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक क्या पहले तहकीक करके जो है खबर को जो है आगे नहीं करना चाहिए? अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वही है जो कि एमेटॉल लेवन की किताब पाकिस्तान में हार्ड कंट्री, जिसमें वो कहता है कि इदारों के मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करो, इदारों को मुतनाज़ा करो, इदारों को जो है उनकी तजलील करो, उनकी फैमिलीज की तजलील करो, और उसके लिए जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए जो है पॉपुलर लीडरशिप को इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। यकीनी तौर पर जो आप पॉइंट्स अब्दुल्ला साहब उठा रहे हैं, यकीनी तौर पर ये अहम पॉइंट्स हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा दफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने अब्दुल्ला गुल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने अहम बड़े पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट यहाँ पे किए हैं, सवाल उठाए गए हैं उनकी जानिब से भी। ये फरमाएगा कि आप क्या समझते हैं, जो कैंपेन एक बार फिर से हम देख रहे हैं, इसका सद्देबाप किस तरह से मुमकिन होगा? देखिए जी, बहुत अहम बात की अभी अब्दुल्ला साहब ने। 3 पहलू हैं इस सारी मैं समझता हूँ सियासी जमात की हिकमत अमली का ये बहुत अहम हिस्सा है कि वो सोशल मीडिया को, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जारी है पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। बिल्कुल फ्रैंकली असल बात ये है, और इसके 3 पहलू हैं। इसका एक कानूनी पहलू है, एक सियासी पहलू है, और एक इखलाकी पहलू है। और इखलाकी पहलू मैं समझता हूँ सबसे कम इम्पोर्टेंट समझा जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसने पूरे पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर मिजाज है उसी को इंतहाई मैं समझता हूँ कि मकदर कर दिया है। दूसरा पहलू जो है वो कानूनी है कि, और वो बहुत अहम इसलिए है कि आपको नजर आता है कि एक मुसलसल इस जमात की कोशिश रही है कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जारी है अदलिया के खिलाफ। उनके जजेस की और उनकी फैमिलीज की किरदार कुशी की जाती है, उनके ऊपर प्रेशराइज उनको किया जाता है ताकि उनके खिलाफ जो फैसले हैं उन पे असरअंदाज हुआ जाए, और उनको उनके ऊपर वो अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करवाए जाए। दूसरा पहलू जो है वो इसका मैं समझता हूँ कि सियासी है, कि ये उनकी सियासी हिकमत अमली का बहुत अहम हिस्सा है। और जहाँ पे ये बात होती है कि इस जमात का सियासी मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ हमारे रियासती इदारे, हमारी अदलिया
اور ہمارے جو ووٹر ہیں ان تینوں کو اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حقیقت پسندانہ انداز میں اس جماعت کی سیاسی حکمت عملی کو سمجھیں کہ یہ جماعت اس کی تمام تر جو سیاسی کیمپین ہے وہ انفارمیشن وارفیئر اور دوسروں کی کردار کشی کے اوپر مبنی ہے، بجائے کہ وہ کوئی پلان، کوئی پروڈکٹیو لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجی دیں، کوئی لاہے عمل سامنے لائیں، کوئی مینیفیسٹو دیں. ان کا پورا جو زور اور کوشش اور ایفرٹ ہوتی ہے وہ اپنے مخالفین کی اور ساتھ ہی ساتھ اب عدلیہ کے اعلیٰ ججز اور ان کی فیملیز کی کردار کشی پر مبنی ہوتی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ عدلیہ کے خود اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے، پاکستان کے جو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے اور سیاسی ماحول کو اس بد اخلاقی سے پاک کرنے کے لیے وہ خود منسٹری آف انٹیریئر کو لیکن محمد علی صاحب خطہ کلامی کے لیے معذرت سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد معاملات پر عدلیہ نے انیشیٹو بھی لیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست پاکستان کی سارے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس طرح کے عناصر کے خلاف کارروائی کس طرح کے عمل میں لائی جانی چاہیے؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ عدلیہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، پاکستان کے سیاسی نظام کو اس طرح کی غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ جو انفارمیشن وارفیئر سے محفوظ بنانے کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کو وہ انسٹرکٹ کر سکتی ہے کہ اس کے جو ریلیونٹ ذیلی ادارے ہیں. تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ کار عبداللہ گل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. لاڑکانہ میں بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میں ہے جو معاشی بحران ہے، تاریخی ہے، جو قائد عوام نے ہمیں نظریہ دیا، منشور دیا روٹی کا اپنا مکان کا، جتنا آج اس کا ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضروری نہیں تھا جتنا آج ہے. ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو محنت کرتے ہیں ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو. ہم لڑ رہے ہیں تاکہ پاکستان کا کسان، پاکستان کی ہاڑی کو ہم ہاڑی کارڈ کے تھرو فائدہ پہنچا سکے، مزدوروں کو ان کا حق دلوا سکے. اس ملک کے جو ہم نے یہ ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا، ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اسی طریقے سے بنائیں تاکہ غریب خاندانوں کو ہم پکا گھر دیں اور ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے سکیں. ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان بھر میں جو مفت علاج کے فیسلٹیز ہیں، جو صحت کے، چاہے وہ ہمارا NICVT ہو، چاہے وہ ہمارا گمبٹ ہو، چاہے وہ ہمارا SIUT کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، یا لڑکانہ میں ہمارا چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، ہم اسی صحت کا نظام ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے مفت ہونا چاہیے. یہ ہم پاکستان بھر میں اس انیشیٹو کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان جو 70% آبادی ہیں ان کا نہ صرف نمائندگی کرتے ہوئے مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو خاص طور پہ ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے. نہ صرف روزگار پہنچانا ہے لیکن جن کے پاس روزگار نہ ہو ان کو وہ مدد دے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے تھوڑا سا ان کو ایسے کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملے جو مشکلات میں کمی لے کر آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں یہ جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، یہاں آپ سب جانتے ہو، سب سے زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے. اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بحران سے، اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کے میں اور اس ملک کے عوام مل کے اس نامکمل مشن کو مکمل کر لیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بازی میں کم سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو، کیا ہوپ ہے؟ آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے، بہت سرگرمیاں شروع کی، جلسے کیے ہیں، کیا ہوپ ہے؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک میں وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام پہ ہمارا بھروسہ ہے. قائد عوام نے ہمیں یہ سوچ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس لیے کہ عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں عوام سے ان کا ساتھ مانگتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ماضی میں پاکستان کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دی،
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी और इस मुल्क की किस्मत बदल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साइफर केस में जिस तरह इमरान खान को रिलीफ मिला है, क्या आप समझते हैं कि मजीद उनको रिलीफ मिल सकते हैं? और साथ ही साथ क्या पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे या पाकिस्तान लेवल पे कोई रब्ता करके कोई इत्तेहाद कर सकती है? जहाँ तक ये साइफर, जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ख़ुद अपने पूरा ज़िंदगी के सियासी इंतकाम का हमारा जमात ने, हमारा ख़ानदान ने ये भुगता है, और हम अपने मुखालफिन के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सलूक हो। मगर साइफर केस एक बहुत सीरियस इशू है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, मैं खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं, इन्होंने रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, कि हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज़ बनाए जाते हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए, और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स, जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है, हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है। हवाएं चल रही हैं मुल्क भर में, ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई। सर इलेक्शन